I'll be the last one left when the lights go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। कल हमने बेसिक आईटी टूल के यूनिट 1 का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर किया था, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे। आज हम इसके पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आपका जो ये पूरी यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। ये मेमोरी वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, चाहे आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। कोई भी अगर इंटेलिजेंट पर्सन होता है तो हम बोलते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत ही तेज़ है, यानी कि इसकी जो किसी भी चीज़ को याद रखने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ये ऐसा ही कुछ सेम होता है हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी एक मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है वो डाटा को याद रखता है, वो डाटा को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेमोरी टर्म इज़ रेफर टू एज स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारी मेमोरी है वो स्टोरेज को रेफर करती है। स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कितने अमाउंट में डाटा को रख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। एंड हाउ टू अरेंज द स्टोरेज इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। हम अपनी जो स्टोरेज है उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, इसी को हम कहेंगे अपनी मेमोरी मैनेजमेंट। देन मेमोरी यूनिट इज रेफर टू एज अ डिवाइस यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे इनपुट आउटपुट यूनिट थे, जिसमें हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आते थे, वैसे हमारी एक मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट में भी वे सारे डिवाइसेस आ जाते हैं जिनमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेरियस टाइप की मेमोरीज होती हैं। हमारे पास है स्पेशली फोर टाइप की मेमोरीज। एक तो आपका सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो आपकी जो इम्पोर्टेंट होती है वो टू मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये जो तीन मेमोरी हैं, ये आपकी तीन इंटरनल मेमोरी होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये आपकी है ना सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे आप कंप्यूटर से अलग भी कर सकते हैं। और जो आपकी ये ऊपर से नीचे जाते जाते ये ऊपर वाली जो आपकी मेमोरी होती है, ये बहुत ही फास्ट भी है, कॉस्टली भी है, और इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। लेकिन जैसे आप नीचे देखते जाएंगे, जितनी मेमोरी आती जाएंगे, इनकी जो स्पीड है वो स्लो होती जाएगी, और ये लेस कॉस्टली भी होती है, और इनका जो साइज़ है वो भी लार्ज होता जाएगा। Whenever we execute any instruction in a computer, this instruction along with the required data are first loaded to main और primary memory। जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने रिक्वायर्ड डाटा के साथ, जो डाटा उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ, वो हमारी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाकर ही स्टोर होती है। आफ्टर दैट these आर मूव्ड वन बाय वन टू रजिस्टर ऑफ द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद जो हमारा डाटा होगा वो एक एक करके हमारे रजिस्टर में जाता है, सीपीयू रजिस्टर में। एंड सीपीयू प्रोसेस दिस इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा मूव फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर टू मेन मेमोरी विच डिस्प्ले डाटा ऑन द स्क्रीन। जब हमारा जो डाटा है वो सीपीयू रजिस्टर में जाता है तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। वो अच्छे से प्रोसेस करने के बाद जो हमारा डाटा होगा वो फिर से हमारी जो मेन मेमोरी में जाएगा, और जो हमारा डाटा होगा वो स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले होगा। एंड द सेकेंड स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर ऑल दिस डाटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो हमारी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस होते हैं या फिर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जो हमारा डाटा है हम उसे परमानेंटली स्टोर कर सके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन आपका है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर को हम प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। CPU register is one of the smallest set of data holding place that are part of computer processor। जो हमारे CPU रजिस्टर है वो एक स्मॉल सा डाटा होल्डिंग प्लेस है, यानी कि जो CPU रजिस्टर है वो बहुत ही कम डाटा को होल्ड करके रखता है, वो भी थोड़े से टाइम के लिए। अ रजिस्टर में होल्ड इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा। जो हमारे CPU रजिस्टर है वो किसी भी एड्रेस को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन हो या फिर डाटा उसको स्टोर करके रखता है। देन आपका आता है कैश मेमोरी। इट इज़ अ फास्ट मेमोरी एंड इज पोजीशन बिटवीन द इंटरनल एंड मेन मेमोरी। जो हमारी कैश मेमोरी है वो फास्ट मेमोरी है, और ये हमारे इंटरनल और मेन मेमोरी के बीच में होती है। एंड इट स्टोर सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी विच आर एक्सपेक्ट टू बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। और जो हमारी कैश मेमोरी है वो हमारी मेन मेमोरी का कुछ कंटेंट स्टोर करके रखती है, जो बार बार प्रोसेसिंग के काम आता है। यानी कि अगर आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन है या फिर कोई भी क्वेश्चन है जो आप बार बार सर्च करते हैं, तो वो हमारी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट आपका मेन और प्राइमरी मेमोरी। द मेमोरी विच इज़ इनबिल्ट टू द कंप्यूटर एंड डायरेक्टली
कम्युनिकेट विद द CPU इज़ कॉल्ड मेन और प्राइमरी मेमोरी। जो आपकी मेन मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है और डायरेक्टली आपके CPU से अटैच होती है। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज़ दैट टाइप ऑफ मेमोरी विदाउट विच कंप्यूटर कांट वर्क। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो एक ऐसी मेमोरी है जिसके बिना हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता है, एंड इट इज़ बेसिकली इनसाइड द CPU। ये जो हमारी मेन मेमोरी होती है ये CPU के अंदर होती है, एंड इट कैन स्टोर लार्ज इन्फॉर्मेशन देन CPU रजिस्टर। हमारी मेन मेमोरी CPU रजिस्टर से ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकती है, एंड इट्स स्पीड इज़ ऑल्सो फास्ट। हमारी जो ये मेन मेमोरी है इसकी जो स्पीड है वो भी फास्ट होती है, एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप। हमारी मेन मेमोरी दो टाइप की है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, एंड दीज आर दो स्टोरेज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा फॉर लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना होता है, यानी कि वो स्टोरेज डिवाइस है जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, एंड दिस आर ऑफ नॉन वोलेटाइल नेचर। जो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलेटाइल नेचर का मतलब है कि चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए लेकिन हमारा जो डाटा है वो स्टोर ही रहेगा, एंड दिस हैव लोअर कॉस्ट पर बिट स्टोर। और ये है ना पर बिट के लिए भी हमेशा कम कॉस्टली होती है, एंड दिस कैन रिमूव और चेंज व्हेन डिज़ायर। हम सेकेंडरी मेमोरी को चेंज कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ दिस मेमोरी कंप्यूटर कैन वर्क। हमारी सेकेंडरी मेमोरी के एब्सेंस में हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकता है, लेकिन जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसकी एब्सेंस में हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, एंड दिस कैन बी डिवाइड इन डिफरेंट टाइप। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका सीक्वेंस एसेस, देन है आपका डायरेक्ट एसेस। सीक्वेंस एसेस, फ्रॉम दिस मेमोरी कंप्यूटर कैन रीड और राइट डाटा इन सीक्वेंस ओनली। जो हमारी सीक्वेंस एसेस है इसमें हम किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंटली मतलब सीक्वेंस से ही हम उसे एसेस कर सकते हैं, बीच में से हम उस डाटा को एसेस नहीं कर सकते। ओनली मैग्नेटिक टेप इज़ सच काइंड ऑफ मेमोरी। हमारा जो सीक्वेंस एसेस है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। देन आपका डायरेक्ट एसेस, फ्रॉम दिस मेमोरी वी कैन रीड और राइट डाटा एट एनी प्लेस रैंडमली। जो हमारा डायरेक्ट एसेस है इसमें हम अपने भी किसी भी डाटा को या इन्फॉर्मेशन को रैंडमली कहीं से भी उठा सकते हैं, एंड इट कैन बी थ्री टाइप। जो हमारे डायरेक्ट एसेस है वो थ्री टाइप के हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका मैग्नेटिक डिस्क, देन आपका ऑप्टिकल डिस्क और देन आपका मेमोरी डिस्क। देन आपका ये डायग्राम दिया गया है, अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को एग्जाम में बना सकते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी का डायग्राम है। सेकेंडरी मेमोरी को हमने टू टाइप में डिवाइड किया है, सिक्वेंशियल एसेस डिवाइस एंड डायरेक्ट एसेस डिवाइस। जो हमारी सिक्वेंशियल एसेस डिवाइस है इसके हमारा एक ही टाइप है मैग्नेटिक टेप, एंड जो हमारे डायरेक्ट एसेस है वो तीन टाइप की होती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके भी टू टाइप है, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है वो होती है CDI, DVD और BRD। जो हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है वो है मेमोरी कार्ड और PD। नेक्स्ट आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑल द डाटा और इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर इन द कंप्यूटर आर फर्स्ट लोडेड इन रैम। वो सब डाटा या फिर वो इंस्ट्रक्शन जिस पर हम इस टाइम काम कर रहे हो कंप्यूटर पर, वो सब सबसे पहले हमारे जाके वो रैम में ही स्टोर होता है, एंड इट कैन बी डायरेक्टली असेस बाय द CPU, जिसे हम CPU के थ्रू आसानी से असेस कर सकते हैं। एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वोलेटाइल मेमोरी। जो हमारी रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर हमारी पावर चली जाती है, एक बार भी लाइट चली जाएगी और आपका जो भी डाटा स्टोर होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। एंड वोलेटाइल मीन दैट स्टोरेड इन्फॉर्मेशन और डाटा इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न ऑफ। यहाँ पर वही दिया गया है कि जैसे ही पावर टर्न ऑफ हुई आपका जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। हमारे जो रैम है वो टू टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फर्स्ट आपका स्टैटिक रैम, इट इज़ कॉस्टली। जो हमारा स्टैटिक रैम है वो कॉस्टली है, एंड इट होल्ड डाटा टिल कंप्यूटर पावर ऑन। ये हमारा तब तक डाटा को रखेगा जब तक हमारे जो कंप्यूटर की पावर है वो ऑन होगी, एंड डाटा डज नॉट नीड टू रिफ्रेश बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर इनसाइड इट। हमारे स्टैटिक रैम के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसकी वजह से हमें डाटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन आपका है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम, it is a cheaper but need to refresh it data 1000 time per second because of the capacitor in it। जो हमारे डायनामिक रैम होते हैं इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं जिसकी वजह से हमें इसके डाटा को रिफ्रेश करने की बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। एंड नाउ डे वी यूज़ DDR यानी कि डबल डाटा रेट एंड DRAM।
आजकल के दिनों में DD-RAM यानी कि डबल डाटा जो रेट हैं, DDR और ये जो DRAM है, इनका ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस। जो हमारा स्टैटिक रैम है ये कॉस्टली है, लेकिन डायनामिक रैम हमारे चीप हैं। स्टैटिक रैम ज़्यादा जो पावर है उसको कंज्यूम करता है, लेकिन डायनामिक रैम लेस पावर को कंज्यूम करता है। हमारा स्टैटिक रैम फास्टर है एंड डायनामिक रैम स्लो है एज़ कम्पेयर टू SRAM। एंड जो हमारा स्टैटिक रैम है इसे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डायनामिक रैम को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। हमारा स्टैटिक रैम कैशे मेमोरी की तरह यूज़ होता है और जो डायनामिक रैम है वो रैम की तरह यूज़ होता है। और जो हमारा स्टैटिक रैम है वो किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए लेस बिट लेता है, लेकिन जो हमारा डायनामिक रैम है वो ज़्यादा बिट्स लेता है। ये आपके इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और ये इम्पोर्टेंट है। और इनके साथ ही आपका जो रैम और रोम है उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस को हम आगे चल के पढ़ेंगे। आगे है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड इट इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी बिकॉज इट वी कैन रीड नॉट राइट। जो हमारा रोम है यानी कि रीड ओनली मेमोरी है, इसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम इसमें डाटा को रीड कर सकते हैं, इसमें हम डाटा को राइट नहीं कर सकते। एंड इट स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सच एज इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। हमारे रोम में है ना थोड़ा ही डाटा स्टोर होता है, थोड़े अमाउंट का। जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने की या फिर जो कोडिंग की होती है प्रोग्रामर ने, वो भी हमारे रोम में ही स्टोर होती है। एंड रोम कैन बी क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टाइप। जो हमारे रोम हैं ये 3 टाइप के हैं। एक तो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपके 3 टाइप की मेमोरी हैं। फर्स्ट है आपका PROM। It is non-volatile computer memory. This means that once data has been written to PROM, it cannot be erased. हमारी जो PROM है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो लाइट चली जाए लेकिन तब भी हमारा जो डाटा है वो स्टोर ही रहेगा। यानी कि जो हमारा डाटा एक बार इसमें लिखा गया वो परमानेंटली रिटर्न हो गया, अब उसे दोबारा से इरेज नहीं किया जा सकता। एंड PROM इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम और फार्मवेयर फॉर एनी डिजिटल डिवाइस। किसी भी डिजिटल डिवाइस के लिए जो हम प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं वो सब हमारे PROM में ही स्टोर होते हैं। देन आपका है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज सिंपली अ वेरिएशन ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा EPROM है ये PROM का वेरिएशन है, यानी कि इसमें थोड़ा सुधार करके इसे बनाया गया है, क्योंकि जब हम डाटा को इरेज नहीं कर सकते थे तो इससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी कि अगर एक बार कोडिंग अगर हमारी गलत होगी या फिर उसमें कुछ नया ऐड करना तो आप उस नए को ऐड नहीं कर सकते थे। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो उन्होंने निकाला इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन विच information or data store can be erased and new information or data can be stored on it। इसका मतलब है जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसमें हम डाटा को इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नया डाटा या इंफॉर्मेशन होगा हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं। देन आपका है EEPROM, Electronic Erasable Programmable Read Only Memory। This memory is simply a variation of erasable programmable read only memory। लोगों को EEPROM में भी कुछ कमियां नज़र आई, इसलिए उसका वेरिएशन आया नया EEPROM, and in which information or data stored is erased by introducing signal rather than exposure of ultraviolet light। जो हमारा EEPROM है इसमें हमारा जो डाटा या इंस्ट्रक्शन है उसे हम सिग्नल के थ्रू हम उसे इरेज करते हैं, ना कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। देन आपका आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसको करने के बाद आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसे भी करते हैं। फर्स्ट आपका हार्डवेयर इट इज़ दैट फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी। हार्डवेयर कंप्यूटर का ऐसा फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे हमारी जो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और केबल है, इन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। देन आपका है सॉफ्टवेयर इट इज़ दैट पार्ट विच कांट बी टच एंड इन सम केसेस कांट बी सीन। हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा पार्ट है जिसे हम
टच नहीं कर सकते और कुछ केसेस में तो हम इसे देख भी नहीं सकते। एंड विदाउट इट हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ डम बॉक्स। बिना सॉफ्टवेयर के जो हमारे हार्डवेयर है वो एक डम बॉक्स की तरह, इनका कोई यूज ही नहीं है हार्डवेयर का। इट इज़ दैट पार्ट विच गिव इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर पार्ट एंड इट एग्जिस्ट इनसाइड द हार्डवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऐसा पार्ट है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे अब क्या करना है, और ये हमारे हार्डवेयर के अंदर ही होता है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ दैट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए हेल्पफुल होता है, और जितनी भी हमारी जो एप्लीकेशन है उन्हें रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज द कंप्यूटर कॉम्पोनेंट इफेक्टिवली। ये हमारे जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है उनको इफेक्टिवली काम करे इसके लिए उसे यूटिलाइज करता है। एंड दिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट डज ऑल वर्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे मेमोरी मैनेज करता है और प्रोसेस को भी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट है ये इन्हें भी मैनेज करता है। एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट थिंक अबाउट एनी अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बिकॉज इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर टू वर्क। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितने भी अदर सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इसके बिना किसी दूसरी यूनिट के बारे में सोच ही नहीं सकते। देन आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट अ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑपरेटिंग एज सेफली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल। जो हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। इसका जो प्राइमरी एम है वो होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो जितने भी ऑपरेशन करे या फिर जितनी भी प्रोसेसिंग करे वो सेफली हो और इफेक्टिवली हो। देन आपका आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। दिस आर यूज टू प्रोसेस वेरियस प्रोग्राम रिटन इन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। जो हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर है इसका काम होता है जो हमारे जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है उनको प्रोसेस करना। आपको ये तो पता ही होगा जो हमारा कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जैसे सी होगी, C++, जावा, पाइथन, ये सारी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होगी। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब इन लैंग्वेज को अगर हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जैसे इसमें हो गया आपका कंपाइलर और ये असेंबलर, इसके एग्जांपल्स हैं। देन आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software. These are software developed to solve various day-to-day life problem and these are of two type. जो हमारी application software है, application से आपका क्या मतलब है? application जैसे हम कोई भी ऐप का यूज़ कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऐप ही होती है। हम जितनी भी ऐप का यूज़ करते हैं वो सारी एप्लीकेशन है। उनको यूज़ करने में हमें डे टू डे हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अब उनको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो जनरल पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा, या फिर स्पेशल पर्पज़ के लिए हो सकता है। जैसे जनरल पर्पज़ के लिए हैं, दिस आर डेवलप्ड बाय कंसिडरिंग प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन के द्वारा जो भी प्रॉब्लम देखी जाती है कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने में, तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है हम उसे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड देन आपका आता है स्पेशल पर्पस। कुछ सॉफ्टवेयर आपके स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं एंड दिस आर डेवलप्ड ऑन डिमांड बाय यूज़र टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक यूज़र है अगर उसे अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे वो उसका जो बेस होगा वो स्पेशल पर्पस होता है। आप आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, आज की आपकी जो ये यूनिट 1 है ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कल से हम आपकी जो यूनिट 2 है उसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप और किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट के नोट्स पाना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके वीडियो लेके आऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।